नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं दीपक शर्मा और हम बात कर रहे हैं चिराग पासवान और जनता दल यूनाइटेड के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार के बीच छिड़े संग्राम में। इसमें अभिमन्यु की एंट्री भी हो चुकी है, इसमें अर्जुन की एंट्री भी हो चुकी है, भीष्म पितामह, गांधारी, शकुनी सबकी एंट्री हो चुकी है। अब किसके क्या मायने हैं, किसका किरदार कौन निभा रहा है, इसका खुलासा और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्युष। दीपक, चिराग पासवान के तेवर काफ़ी तल्ख हैं और जब से अपराध बढ़ा है तब से अपराध को बड़ा मुद्दा बनाकर वो लगातार हमलावर हैं, कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं और ये जेडीयू को अच्छा नहीं लग रहा है। अच्छा तो बीजेपी को भी नहीं लग रहा होगा, लेकिन जेडीयू को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। चिराग पासवान के बहनोई अरुण भारती जो सांसद हैं, उन्होंने तो ट्वीट करके बहुत बड़ी बात कह दी है। महाभारत नहीं, इसमें सवाल ये है कि भीष्म पितामह कौन है, गांधारी कौन है, शकुनी कौन है, क्योंकि अरुण भारती ने लिखा है कि महाभारत के युद्ध में भीष्म पितामह थे, शकुनी थे, गांधारी थे, धृतराष्ट्र थे और बिहार के युद्ध में भी ये सब हैं और सबका इतिहास सबको उनका नाम देगा, सबको उनकी चुप्पी का जवाब देगा। ये तो अरुण भारती ही बताएंगे कि भीष्म पितामह इस महाभारत के मोदी जी हैं या नीतीश कुमार हैं। इस महाभारत के धृतराष्ट्र कौन है, शकुनी कौन है और गंधारी कौन है। तो उन्होंने लिखा है कि महाभारत के 4 प्रमुख पात्र जिन्होंने समय का मान नहीं रखा, पितामह भीष्म, महाराज धृतराष्ट्र, महारानी गंधारी, महाराज शकुनी। और आगे भी लिखा है कि जब सब मौन रहे तब अभिमन्यु, जिसमें अनुभव की कमी थी, चक्रव्यूह में कूदा, क्योंकि समय का मान रखने के लिए अनुभव नहीं, नौ संकल्प चाहिए। तो एक बात तो साफ हो गई कि अभिमन्यु कौन है। अभिमन्यु चिराग पासवान को कह रहे हैं, और चिराग पासवान को अभिमन्यु कह रहे हैं इसलिए कि अभिमन्यु कूदा था चक्रव्यूह भेदने के लिए और इस अनुभव की कमी होने के बावजूद। हाँ, और चिराग पासवान भी अनुभव की कमी के बावजूद कूद रहे हैं क्योंकि नीतीश कुमार को कुर्सी से हटाना और सीएम की कुर्सी पर पहुंचना, ये बहुत बड़ा चक्रव्यूह की जरूरत है। लेकिन यहाँ पर बात गंभीर इसलिए हो जाती है क्योंकि जिस तरह से तीखापन के साथ जवाब नीरज कुमार ने दिया है, उन्होंने कहा है कि अभिमन्यु आ जाता है लेकिन अर्जुन नहीं बन पाता है क्योंकि उसको अधूरी जानकारी होती है। जिद करना और जीत जाना दोनों में फर्क होता है। वे द्वारपाल तक कह रहे हैं चिराग पासवान को। केवल नीरज कुमार ने ही नहीं, बीजेपी के नेताओं ने भी अब प्रतिक्रिया देनी शुरू कर दी है। नीरज कुमार ने ठीक कहा आपने, उन्होंने कहा कि अभिमन्यु बनना आसान है, अर्जुन बनना पड़ता है सीखने के लिए, भूलना नहीं चाहिए। अभिमन्यु सिर्फ प्रवेश करता है, वीर गति भी पाता है। इतिहास में नाम जीत से नहीं कार्य से लिखा जाता है। जो हर बार द्वार तक पहुंचते हैं वे योद्धा नहीं द्वारपाल बन जाते हैं। तो चिराग पासवान को द्वारपाल बता दिया नीरज कुमार ने। और बीजेपी के नेता क्या लिखते हैं कि चक्रव्यूह में घुसना आसान है पर जनता की कसौटी पर टिकना बस नीतीश जी जानते हैं। बयानबाजी से नहीं बनता कोई अभिमन्यु, जन सेवा ही असली चक्रव्यूह भेदती है। तो बीजेपी और जदयू के स्वर एक स्वर हैं और कितनी तालमेल है, दोनों मिलकर चिराग पासवान को धो रहे हैं। तो चिराग पासवान के तल्ख तेवर न तो जेडीयू को पसंद आ रहे हैं और न बीजेपी को। पिछली बार कहा जा रहा था कि जिस तरह से जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशियों के खिलाफ उतारा था लोजपा ने, चिराग पासवान ने प्रत्याशी, उस समय कहा जा रहा था कि कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से मजबूती से मुखालफत नहीं कर रही थी, नहीं तो ऐसा नहीं होता। लेकिन इस बार तो ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी भी चिराग पासवान को एक्सेप्ट करने के मूड में नहीं है। देखिए, वो गलती नहीं बीजेपी दोहराना चाहती है। उस समय चिराग पासवान अकेले लड़े और बीजेपी के ही बागी नेताओं को अपना उम्मीदवार बना दिया। मोदी की तस्वीर लेकर घूमते थे, मोदी को अपना राम बताते थे और खुद को हनुमान। तो उसका फायदा मिला उनको, जेडीयू को भारी नुकसान हुआ। नीतीश कुमार के दिल दिमाग में बात बैठ गई थी कि जानकर बीजेपी ने चिराग को अकेले लड़ा दिया उनको अब हराने के लिए, और यही कारण था गठबंधन टूटने का। दीपक, इसी वजह से नीतीश कुमार ने बीजेपी का साथ छोड़ा था। और इस बार भी अगर बीजेपी नहीं रोकेगी चिराग को और चिराग अकेले लड़ जाएंगे तो सबसे ज़्यादा नुकसान किसका करेंगे? चिराग आज भी मोदी का नुकसान नहीं करेंगे, 2020 वाली भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे, जेडीयू की कमर तोड़ देंगे। तो बहुत सतर्क है जेडीयू, बीजेपी। आपने नहीं देखा
कि जेडीयू ने सबसे पहले अपने दफ्तर में नीतीश कुमार के साथ मोदी जी की तस्वीर लगाई। ऐतिहासिक फैसला था, कभी ऐसा नहीं हुआ। नीतीश जी के साथ मोदी जी की तस्वीर लग जाती थी तो नीतीश कुमार तो गठबंधन तोड़ देते थे भाई। 2014 को याद कर लीजिए, मोदी जी के साथ उनकी एक तस्वीर छप गई थी और गठबंधन तोड़ दिया था। बड़े बड़े बीजेपी के नेता पटना पहुंचे हुए थे, अडवाणी जैसे, और भोज पर आमंत्रण देके कैंसिल कर दिया। उस नीतीश कुमार ने अपने दफ्तर में मोदी के साथ अपनी तस्वीर लगवा ली। कितना परिवर्तन है, यही संदेश देने के लिए कि ऊपर से नहीं, हम भीतर से भी एक हैं। जेडीयू की विचारधारा चाहे जो भी हो, बीजेपी की विचारधारा जो भी हो, चुनाव में हम मजबूती के साथ खड़े हैं। और बीजेपी ने भी आगे चल करके नीतीश कुमार की तस्वीर अपने दफ्तर में लगा लिया। सोचिए, तो दोनों की कोशिश है कि ये मैसेज न जाए कि बीजेपी ही नीतीश कुमार को हराना चाहती है, ठीक है ना। क्योंकि बीजेपी अगर नहीं ये मैसेज देगी तो जनता में भ्रम हो जाएगा। जनता को लगेगा कि भाई ये भी तो मोदी मोदी कर रहे हैं, हम इनको भी जिताएंगे तो मोदी जी मजबूत होंगे और नुकसान हो जाएगा जेडीयू को। जेडीयू को नुकसान हो जाएगा तो सरकार कैसे बनेगी। पिछली बार तो भारी नुकसान हुआ, बाल बाल बचे। 225 सीटें आई एनडीए के खाते में, 222-23 तो चाहिए सरकार बनाने के लिए। थोड़ी सी और चूक हो गई होती तो तेजस्वी यादव बाजी मार लेते, लेकिन तेजस्वी यादव चूक गए कांग्रेस के खराब परफॉर्मेंस के कारण। कांग्रेस 70 सीटों पर लड़ी, 19 ही जीत पाई। अगर 15 सीट 10 सीट और जीत लेती तो तेजस्वी आज सीएम होते। तो बीजेपी वो भूल नहीं दोहराना चाहती है और ये मैसेज बिल्कुल नहीं देना चाहती कि भाई चिराग के साथ हम खड़े हैं और हमने चिराग को नीतीश कुमार के पीछे लगा दिया है, बिल्कुल नहीं। तो पहले लग रहा था कि प्रेशर पॉलिटिक्स है, सीटों की संख्या को लेकर ऐसा हो रहा होगा, और मुझे अभी भी लग रहा है कि ये प्रेशर पॉलिटिक्स ही है कि चिराग पासवान 40 सीट मांग रहे हैं और सूत्र कह रहे हैं कि 28 से 30 से कम पर मानेंगे नहीं। लेकिन बीजेपी के पास इतनी सीट नहीं है देने के लिए, क्योंकि नीतीश कुमार 115 सीटों पर खुटा गाड़े हुए हैं कि हम 115 से कम नहीं लड़ेंगे। एक ज़माना था जब नीतीश कुमार 115 विधायकों वाली पार्टी के नेता हुआ करते थे, लेकिन आज तो 43 विधायकों की पार्टी के नेता हैं, भले मुख्यमंत्री हैं, लेकिन ये बात तो उनको सालती होगी ना। और उनकी आखिरी पारी है तो चाहेंगे कि पार्टी को फिर पुराने स्वरूप में लाया जाए। तो 115 सीट पर नहीं लड़ेंगे तो कैसे 70-80 सीट जीतेंगे, और किस आधार पर उनका दावा रहेगा मुख्यमंत्री की कुर्सी पर। क्योंकि बीजेपी ने 43 विधायकों के नेता होने के बावजूद उनको मुख्यमंत्री बना के रखा है, तो आगे तो आप कह नहीं सकते कि नहीं मुझे ही बनाइए। बीजेपी आपसे ज़्यादा विधायक जिता कर लाएगी तभी तो सरकार बनेगी। तो मुझे लगता है कि ये कहीं मैसेज न जाए कि चिराग पासवान से मिलकर बीजेपी खेल कर रही है, नीतीश कुमार को कमज़ोर बीजेपी करना चाहती है। इसलिए बीजेपी और जेडीयू की एकता दिखाई दे रही है, पार्टी दफ्तर से लेकर सड़क तक। तो अब इस मामले में देखिए, जिस तरह से एक तरह से महायुद्ध छिड़ गया है अरुण भारती और नीरज कुमार और भारतीय जनता पार्टी के दूसरे प्रवक्ताओं के बीच। एक तरफ चिराग पासवान की पार्टी है और इस बार भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड दोनों के स्वर एक हैं। अब ऐसे में देखना यह होगा कि चिराग पासवान जो भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं वो किस हद तक विरोध में जा सकते हैं। क्या इस बार भी उनका इरादा 2020 जैसा कुछ करने वाला है? लगता तो नहीं है, क्योंकि इस बार उनके पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने एकदम साफ संकेत दे दिए हैं कि जनता दल यूनाइटेड और उनके बीच अंडरस्टैंडिंग कितनी मजबूत है। नीतीश कुमार की तस्वीर लगी हुई है भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर पर और मोदी जी की तस्वीर लगी हुई है जदयू के दफ्तर पर। तो यह जो दोस्ती है यह क्या रंग दिखाती है, क्या गुल खिलाती है इस बार के चुनाव में, आपको क्या लगता है? आप भी अपनी राय कमेंट कर जरूर दीजिएगा।